नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है, आशा है कि बहुत अच्छे होंगे। आज की हिंदी की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विशेषण, क्रिया और अव्यय। पिछली क्लास में हमने देखा कि संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं, तो आज उसी कड़ी में आगे हम चर्चा करेंगे कि विशेषण और क्रिया और अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, आखिरकार इनसे बनने वाले प्रश्न किस तरह के होते हैं, उन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, है ना। चलिए, सबसे पहले समझते हैं विशेषण क्या होते हैं। देखिए, विशेषण क्या होते हैं उससे पहले आपको समझने के लिए पिछला वीडियो लेक्चर देखना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि वहीं से आगे की कड़ी है ये, तो वहीं से कड़ी जुड़ेगी और एक चेन बनेगी। विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम। अब संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं ये आपको पिछली वीडियो में जाके देखना होगा, है ना। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, क्या संज्ञा की विशेषता बताए या फिर सर्वनाम की विशेषता बताए, इन दोनों की विशेषता बताने वाले जो शब्द होंगे वो शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे, है ना। ठीक है, अब जो शब्द विशेषता बताते हैं, जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं विशेषण, है ना। जो शब्द विशेषता बताएंगे और जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। समझ में आया क्या? जिस शब्द से हम विशेषता बताएंगे उसे विशेषण, अब किसकी विशेषता बताई है उसे हम कहेंगे विशेष्य। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा समझ में आता है ना। जैसे मोटा लड़का हंस रहा है। क्या हंस रहा है? मोटा लड़का हंस रहा है। तो यहां पर जो मोटा है ये क्या है? ये विशेषण है और विशेष्य क्या हो जाएगा? लड़का। यानी कि सर लड़का जो है ये संज्ञा है ना। ये क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा की जगह अगर कुछ दूसरा और शब्द इस्तेमाल में होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो मोटा लड़का हंस रहा है, लेकिन कैसा लड़का है? मोटा लड़का है, पतला लड़का है, दुबला लड़का है, नाटा है, ऊंचा है, कैसा है। ये सारे जो शब्द हैं ये शब्द कैसे हैं? विशेषण शब्द हैं। समझ में आया क्या? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यदि कोई शब्द बताएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण। और जिसकी विशेषता वह बताता है वह कहलाता है विशेष्य। ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। विशेषण के भेद, विशेषण के प्रकार, विशेषण के टाइप कितने हैं? 4 प्रकार के विशेषण हैं। और ये 4 प्रकार के विशेषण हैं, इनके अंदर भी 4 प्रकारों के कुछ उप प्रकार हम देखेंगे, है ना। जैसे सबसे पहला जो है वो विशेषण का प्रकार है सर्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण? सर्वनामिक विशेषण। क्या होते हैं? विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि कोई यदि विशेषण शब्द है वो कैसा है? सर्वनामिक शब्द है, यानी कि संज्ञा की जगह इस्तेमाल होने वाला कोई शब्द है और वो यदि संज्ञा की विशेषता बताता है तो क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। नाम से स्पष्ट है, क्लियर है। ये 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार के क्या है? नंबर 1 जो है वो है मौलिक सर्वनामिक विशेषण। मौलिक सर्वनामिक विशेषण का अर्थ है जो कि बिना रूपांतर, यानी कि जो संज्ञा जो है वैसा का वैसा ही यदि प्रयुक्त हो जाता है तो क्या हो जाएगा? वो मौलिक, यानी कि बिना किसी परिवर्तन के, बिना रूपांतर के यदि अगर मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं तो इसे क्या कहते हैं? हम मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। कैसे? घर मेरा है, तो कौन सा घर? यह घर, किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं, यही है और वही घर है ना। तो यह घर मेरा है। किताब फटी है, वह किताब, कौन सी किताब? वह किताब फटी है। आदमी रो रहा है, कौन सा आदमी रो रहा है? कोई आदमी रो रहा है। कोई, कोई कौन होता है? आदमी की जगह सर्वनामिक क्या प्रयोग हो गया? कोई। किताब की जगह क्या प्रयोग? वह। और घर की जगह यह। तो जो चेंजेस ना हो, सीधा सीधा वैसा का वैसे ही आ जाए, उसे हम कहते हैं मौलिक सर्वनामिक विशेषण, है ना। मौलिक सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण का दूसरे प्रकार है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। यौगिक सर्वनामिक जो विशेषण होता है इसमें क्या है? जो वो बिना रूपांतरण के था, ये क्या है? रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, है ना। जैसे कि ऐसा आदमी नहीं देखा। आदमी कैसा?
ऐसा आदमी, ठीक है। घर चाहिए तो कैसा घर चाहिए, परिवर्तन हो सकता है कि नहीं, कैसा घर, सुंदर घर, बड़ा घर, छोटा घर। यह घर का मतलब क्या, यही घर है जो ऐसा पिछले वाले हमने देखा था, यह घर मेरा है, तो यह घर मतलब कैसा है, जैसा घर है, छोटा है, बड़ा है, मेरा ही है। यहां पर परिवर्तन संभव है, कैसा, कैसा घर चाहिए, बड़ा घर भी हो सकता है, छोटा घर भी हो सकता है ना, बहुमंजिला हो सकता है, एक मंजिला हो सकता है। तो जहां पर परिवर्तन क्या हो, संभव हो, जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश, अरे सऊदी अरब में जाइए, है ना, दूसरी कंट्रीज में जाइए, भारत में आइए, यहां पर क्या होगा, आपका वेश बदलता रहेगा। तो जैसा देश वैसा भेष, यहां पर क्या है, सर्वनाम तो है, सर्वनाम, क्योंकि देश कौन सा, जैसा, है ना, तो जैसा देश, अब देश वो बदल सकते हैं, तो यहां पर आदमी, ऐसा आदमी नहीं देखा, अब आदमी ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पे परिवर्तन संभव है विशेषण का, है ना। तो जहां परिवर्तन संभव होगा वहां क्या होगा, यौगिक सर्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। नंबर सेकंड हम देखते हैं, वो कौन सा सर्वनाम है, गुणवाचक और सर्वनाम्य विशेषण। गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण के दोनों प्रकार हमने देख लिए, है ना। नंबर सेकंड विशेषण का प्रकार है वो है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण का क्या अर्थ होगा, गुणवाचक विशेषण का क्या अर्थ होगा, जो गुण बताएगा, सीधी सी बात है, संज्ञा सर्वनाम के गुण बताने वाले शब्द क्या हो जाएंगे, गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे, है ना। क्या बताएंगे, संज्ञा और सर्वनाम के गुण ही तो बताएंगे, गुणधर्म बताएंगे, स्वभाव बताएंगे, है ना। अब जो गुण बता दे ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे काल बोधक, ये काल को दिखाएंगे, इसके बहुत सारे प्रकार हैं, इसमें गुणवाचक विशेषण के बहुत सारे प्रकार है। सिंपल याद रखिए कि क्या, जो गुण, गुणों का बखान कर दे, गुणों का वर्णन कर दे संज्ञा और सर्वनाम के, ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे, ठीक है। जैसे कालबोधक, अब कालबोधक क्या है, नया है, पुराना है, मौसमी है, ताजा है, बासा है, क्या दिखा रहा है, काल बोध करा रहा है, प्राचीन है, आधुनिक है ना, मॉडर्न है कि ओल्ड एज है, ये सब क्या है, काल को दर्शाने वाले। रंग बोध, काला, गोरा, लाल, हरा, पीला, नीला, क्या है ये, रंग का बोध करा रहा है। दशा, दशा कैसी है, मोटा है, पतला है, युवा है, वृद्ध है, नाटा है, लंबा है, गीला, यानी कि दशा कैसी है, कोई चीज आप देखोगे उस चीज के दिखने की आकृति कैसी है, दशा क्या है उसकी, खराब है, अच्छी है, तो ये क्या हो गया, दशा। गुणबोधक, गुणबोध मतलब क्या, गुण यानी कि कोई व्यक्ति अच्छा है, ताजा है, मीठा है, कड़वा है, मृदु है, व्यक्ति या वस्तु, है ना। यहां पर बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, पापी, न्यायी, सीधा, है ना, ये सारे के सारे क्या, किसी वस्तु या व्यक्ति या संज्ञा सर्वनाम की क्या दिखा रहे हैं, हमें गुण दिखा रहे हैं। आकार बोधक, समझाने की आवश्यकता नहीं है। समोसा कैसा होता है, चौकोर, है ना, कैसा होता है समोसा, तिकोना होता है। जलेबी कैसी होती है, वृत्ताकार। कमेंट करके बताना जलेबी की आकृति कैसी होती है, ठीक है। तो क्या हुआ, आकार बोधक गोल है, चौकोर है, तिकोना है, आयताकार है, घनाकार है, आखिर कोई संज्ञा सर्वनाम किस आकृति का है, ऐसी आकृति को बताने वाले जो शब्द हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण की। संख्यावाचक विशेषण सिंपल, क्या बताएंगे, ये संख्या बताएंगे, किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक सर्वनाम कहेंगे। इसमें इसके जो प्रकार हैं, दो प्रकार होंगे, डेफिनेटली दो ही प्रकार होने वाले हैं, क्योंकि संख्या कैसी होती है, निश्चित और एक अनिश्चित, है ना। निश्चित 2 4 6 8, अनिश्चित यानी कि कुछ, बहुत सारा, थोड़ा बहुत, ये क्या है, अनिश्चित है। मुझे थोड़ा बहुत कुछ भी चाहिए, अब थोड़ा बहुत कुछ भी क्या है, ये अनिश्चित है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। चलिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या दिखाएगा, निश्चित संख्या का बोध कराएगा। जैसे 10 लड़के, 20 आदमी, 50 रुपए, निश्चित संख्या, निश्चित क्वांटिटी का हमें पता चलेगा, वहां पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अब निश्चित संज्ञावाचक विशेषण को प्रयोग के आधार पर बहुत सारे होते हैं,
प्रयोग के आधार पर कैसे होते हैं? बहुत सारे होते हैं, जैसे कि गणना, गणनावाचक क्या? संख्या बहुत सारी चीजों में आती है कि नहीं? गणना की 1 2 3 4 5 8 12, ये क्या हो गया? किसी भी चीज, वस्तु, संज्ञा, सर्वनाम हम क्या करेंगे? गणना करेंगे। क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 15वां, 16, 18, ये क्या है? क्रम, किस क्रम में है? आवृत्तिवाचक, आवृत्ति मतलब क्या होता है? साइंस के स्टूडेंट होंगे, आवृत्ति का अर्थ क्या होता है? बार बार किसी घटना की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। तो तिगुना, चौगुना, सौगुना, दुगुना, ये क्या है? ये आवृत्तिवाचक है। लेकिन क्या है? निश्चित संख्या क्या पता चल रहा है? तिगुना, यानी कि कोई घटना जो है वो कैसी है? 3 गुना है। कोई बड़ी, कोई छोटी चीज है, उसके 3 गुना बड़ी है ना? तो क्या हो गया? आवृत्ति, यानी वही वस्तु कैसी? 3 गुना बड़ी। समुदाय, चारों, आठों, तीनों, 10, 20, 50, ये क्या है? एक समुदाय का बोध करा रहे हैं। लेकिन समुदाय के अंदर हमें क्या पता चल रहा है? एक निश्चित क्वांटिटी हमें पता चल रही है ना? अनिश्चित, अनिश्चित की पहले ही बात कर चुके हैं। कुछ आदमी चले गए, अरे भाई कुछ आदमी चले गए तो पता नहीं है ना। जैसे मान लो कोई आपसे पूछा है कितने आदमी थे, तो आप कहते हैं 100 प्लस होंगे। कितने चले गए? तो बोले कुछ एक चले गए, है ना? कुछ आदमी चले गए, निश्चित नहीं पता कितने गए, कुछ एक चले गए, है ना? आपने पूछा कितने लोग आए थे, तो बोला कई लोग आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। लेकिन कितने? बहुत सारे, 1000, 2000, 1000, कितने? पता भी तो चले, नहीं पता चल रहा। कई लोग आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, आग लगी थी, सब कुछ समाप्त हो गया। अरे सब कुछ में क्या समाप्त हो गया? सब कुछ में क्या समाप्त हुआ? पता नहीं चल रहा, सब कुछ समाप्त हो गया। अब हर एक व्यक्ति के लिए सब कुछ का अर्थ अलग अलग होगा, होगा कि नहीं? किसी के घर में सोफा होगा, किसी घर में नहीं होगा। तो जिसके घर में था सब कुछ समाप्त हो गया, जिस घर में नहीं था, दरी थी, वो भी समाप्त हो गई। तो यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक के अंदर हमें क्या समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक संख्या का जिक्र नहीं कर सकते, है ना? एक संख्या हमें नहीं समझ में आती, तो ऐसे क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण की बात करें तो इसमें क्या होगा? एक निश्चित और एक अनिश्चित परिमाण पता चलेगा। जैसे कि आपसे कहा कि 10 किलो गेहूं, 10 किलो गेहूं, तो क्या है? निश्चित परिमाण है कि नहीं? परिमाण पता चल रहा है कितने किलो? 1 किलो शक्कर, है ना? 1 किलो शक्कर, 10 किलो गेहूं, कुछ भी इस तरीके से यहां पर, जैसे 10 किलो घी, तो हमें पर्टिकुलर पता चल रहा है परिमाण। कितना परिमाण है? 10 किलो की बात हो रही है, 5 क्विंटल की बात हो रही है। तो ये क्या है? निश्चित है परिमाण। अनिश्चित यानी कि अब आप गए किचन में, कहां गए? किचन में गए, क्या कर रहे थे? चाय बना रहे थे। अब व्हाट्सएप चलाने लगे, है ना? इतने में क्या हुआ? चाय जो है वो आपके पतीले से बाहर आके गिर गई। मम्मी ने आवाज लगाई, क्या हुआ? आपने क्या कहा? थोड़ी सी चाय जो है वो गिर गई। अब थोड़ी सी कितनी गिर गई? 50 ml, 100 ml, आधा लीटर, जितनी बना रहे थे सारी, नहीं पता ना क्वांटिटी कितनी है। तो क्या थी? थोड़ी चाय। कितना? थोड़ी। तो थोड़ी जहां पे पता चल रहा है, मतलब क्या पता चल रहा है? क्वांटिटी नहीं समझ में आ रही कि कितनी, है ना? थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी, आप बोल रहे ना किसी से, मेरे लिए थोड़ा सा पानी दे देना। थोड़ा सा पानी दे देना मतलब कितना दे दें? 1 लीटर दे दें, आधा लीटर दे दें, नहीं समझ में आया। 100 ml दे दें, 50 ml दे दें, 2 बूंद दे दें, कितना दें? नहीं समझ में आ रहा। तो जहां पर हमें परिमाण पता नहीं चले, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराते हो, क्या कहलाते हैं? अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहलाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, अब एक और चीज है कि सर प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो विशेषण की भी क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। परिभाषा के रूप में बात करें तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं, है ना? प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं कि आखिरकार प्रविशेषण क्या होता है। वह इसको अभी फिलहाल के अंदर क्या करते हैं? साइलेंट रखते हैं।
वह तेज दौड़ता है। समझना, यहां पे दौड़ता, वह की विशेषता क्या बता रहा है? दौड़ता, है ना, दौड़ता तो है, वह दौड़ता है। कैसा दौड़ता है? वह दौड़ता है, वह कौन? कोई व्यक्ति, वह दौड़ता है। वह कौन है? कोई संज्ञा है, वह। इसकी विशेषता क्या बता रहा है? तेज दौड़ता है, क्रिया कर रहा है, ये क्या है? दौड़, मतलब ये क्या है? क्रिया है, क्रिया है। ये क्या है? संज्ञा है, ये क्या है? संज्ञा है। अब यहां पर तेज क्या है? तेज जो है, अच्छा इसको सही से लिखते हैं फिर समझ में आएगा, ठीक है। ये क्या है आपकी? वह क्या है? संज्ञा है ना। दौड़ता है क्या है? ये क्रिया है, ठीक है। अब उसकी विशेषता क्या? दौड़ता तो है लेकिन कैसा? तेज। ये क्या है? विशेषण है। अब क्या हो रहा है कि संज्ञा की विशेषता बता रहा है, कोई व्यक्ति क्या दौड़ता है, क्रिया कर रहा है, उसकी विशेषता क्या बता चल रही है? तेज दौड़ता है ना। वह तेज दौड़ता है, और वह तेज दौड़ता है, और हम बोलते हैं वह बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत जो शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है? तेज की विशेषता बता रहा है, इसलिए प्रविशेषण क्या हो जाएगा? प्रविशेषण क्या हो जाएगा? बहुत। यहां पर प्रविशेषण क्या है? बहुत, है ना। ठीक है, एक और लेते हैं। सीता अत्यंत सुंदर है। सीता अत्यंत सुंदर है, इसके अंदर हम देखें तो सीता क्या है? एक संज्ञा है। यहां पर क्या है? ये यह संज्ञा है ना। सुंदर जो है क्या है? ये सीता की विशेषता बताई जा रही है। क्या विशेषता बताई जा रही है? कि सीता क्या है? सुंदर है, और सुंदर भी कैसी? अत्यंत सुंदर है। तो विशेषण हो गया, और अत्यंत क्या हो गया? उसका प्रविशेषण हो गया, ठीक है। सीधे अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन कैसे बनेगा? एक एग्जांपल दे दिया जाएगा इस तरीके का, है ना। वह बहुत तेज दौड़ता है, पूछा जाएगा वह बहुत तेज दौड़ता है, इसमें वह बहुत तेज दौड़ता है, इसमें क्या करना है? आपको बता देना है कि प्रविशेषण क्या होता है। दिए गए निम्नलिखित वाक्य में प्रविशेषण को चुनिए। अब आपको प्रविशेषण पता होना चाहिए, उसकी परिभाषा, तब आप प्रविशेषण चुन पाएंगे ना। विशेषण पूछा जा सकता है इस प्रकार के, विशेषणों के प्रकार पूछे जा सकते हैं। कोई एक सेंटेंस देगा, उस सेंटेंस में जैसे कि मान लो हम पीछे चलें, परिमाण बोधक में ये पूछ लेगा कि 10 किलो घी में किस प्रकार के विशेषण का जिक्र किया गया है। अब आपको पता होना चाहिए 10 किलो घी में क्या है? निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, है ना। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्या आ सकते हैं? प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहां पर प्रविशेषण समाप्त होता है, विशेषण समाप्त होता है, नया अध्याय शुरू करते हैं। नया अध्याय का नाम है क्रिया। क्रिया, क्रिया क्या क्या होती? क्रिया, क्रिया क्या होती है? चलना एक क्रिया है। जैसे मैं चल रहा हूं, जैसे मैं चल रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं, ये क्या है? लिखना एक क्रिया है। यानी कि वह शब्द जिनसे किसी कार्य के होने, है ना, किसी कार्य के होने या फिर कोई कार्य करना, है ना, मतलब किसी कार्य संपन्न। यदि अगर कोई शब्द ऐसा है जिससे हमें ऐसा लगे कि कोई कार्य संपन्न होता प्रतीत हो रहा है, तो ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे? आपके क्रिया हो जाएंगे। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का हमें पता चले, ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे? क्रिया हो जाएंगे। जैसे खाना, खाना खाना, पीना, रहना, बैठना, उठना, जाना, चलना, लिखना, ये सारे के सारे क्या है? दौड़ना, क्रिया है। अब क्रिया जो होती है ना, जैसे मान लो दौड़ना, दौड़ना एक क्रिया है। हर एक क्रिया का निर्माण एक मूलभूत शब्द से होता है। इस मूलभूत शब्द को हम क्या कहते हैं? इस मूलभूत शब्द को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। यानी कि धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। जैसे बात करें कुछ एग्जाम्पल की, कुछ एग्जाम्पल की बात करें, यहां पर लिखा हुआ है चलना। क्या लिखा हुआ है? चलना।
अब चलना में क्या है, चल जो है वो क्या हो जाएगी, धातु हो जाएगी। और इसमें यदि अगर हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, चलना हो जाएगा, है ना। पढ़ना, पढ़ना में क्या है, पढ़ धातु है और पढ़ में यदि अगर हमने ना जोड़ा तो क्या बन गया, पढ़ना बन गया। यानी कि क्रिया का निर्माण जो है हमें यह समझ में आ रहा है कि प्रत्यय लगाने से होता है। धातु में यदि अगर हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो धातु में प्रत्यय जोड़ने से क्या बनती है, क्रिया बनती है। क्रिया बनती है कि नहीं बनती, बनती है ना। चलिए, जैसे कि धातु में ना, प्रायः ना प्रत्यय जोड़ा जाता है, प्रायः क्या जोड़ा जाता है, ना प्रत्यय। क्रिया पर थोड़ा सा, क्योंकि क्रिया के अंदर ही धातु है, धातु की और डिटेल में बात करें, है ना। चलिए, धातु के दो भेद हैं। यदि धातु की हम बात कर रहे हैं तो धातु के दो प्रकार हैं। कौन कौन से, एक तो होती है मूल धातु जिसके अंदर एक ही धातु होगी, दूसरी होती है यौगिक धातु। यौगिक धातु, है ना। मूल धातु किसी पर निर्भर नहीं करती, मूल धातु किसी पर निर्भर नहीं करती, अपने आप में स्वतंत्र, अपने आप में क्या है, पूर्ण है। जबकि यौगिक धातु क्या होती है, मूल धातु में प्रत्यय लगाकर, मूल धातु में क्या करेंगे, प्रत्यय। अभी हमने बात की थी ना, क्या बात की थी, धातु में प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्रिया बन जाएगी। लेकिन ऐसी धातु जिसमें किसी प्रकार के प्रत्यय की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी धातु क्या कहलाती है, मूल धातु कहलाती है। जबकि जिनमें प्रत्यय लगाकर हम क्या बनाते हैं, कोई क्रिया बनाते हैं, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी, ऐसी धातु क्या कहलाती है, यौगिक धातु कहलाती है। ठीक है। अच्छा, यौगिक धातु में क्या होता है, कई धातुओं को संयुक्त भी करके हम यौगिक धातु बना सकते हैं, यानी कि कई धातु मिलकर बन सकती है, या संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर भी बनाई जा सकती है। प्रश्न बन सकता है कि यौगिक धातु की उत्पत्ति किन किन से हो सकती है, क्या धातुओं को दो या दो से अधिक धातुओं के साथ मिला करके, या फिर संज्ञा या फिर विशेषण में प्रत्यय लगा करके भी। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर रहेगा, है ना। समझ में आया दोनों धातुओं के प्रकार। मूल धातु कौन कौन सी हो सकती है, जैसे जा, था, पी, रह, इसमें किसी प्रकार का ना लगाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। चलिए, अब हमने क्या देखा था, दूसरी यौगिक, यौगिक धातु देखा था। यौगिक धातु के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। कौन कौन से प्रकार हैं, प्रेरणार्थक क्रिया भी हम इनको कह सकते हैं या फिर धातु भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया या फिर धातु, है ना। प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। आगे बात करने वाले हैं कि कर्मक और सकर्मक क्रियाएं कौन सी होती है, प्रश्न बनते हैं। दिए गए वाक्य में अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, पहचानना है ना। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया कर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार क्रियाओं से बनती है। इसमें क्या करते हैं, आना और लाना, दो प्रकार की चीजें हैं इसमें। प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर क्या, आना तथा आना और लाना जोड़ने से क्या बनेगा, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया के भी कितने पार्ट हो गए यहां पर, 2। प्रत्यय को याद रखना है, यहां पर क्या याद रखना है हमें, प्रत्यय को याद रखना है। कौन सा प्रत्यय, एक प्रत्यय हमने देखा, कौन सा, आना या लाना प्रत्यय। क्या देखा कि प्रेरणार्थक क्रिया या धातु के अंदर आना या लाना प्रत्यय, कोई धातु इसके अंदर आना या लाना प्रत्यय जुड़ेगा तो वो कौन सी, प्रथम प्रेरणार्थक बनेगी। और यदि अगर वाना प्रत्यय जुड़ जाए, कौन सा प्रत्यय, वाना प्रत्यय जुड़ जाए तो कौन सी बन जाएगी, द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, जैसे उठ, उठ एक क्या है, उठ एक धातु है। इसमें हमने क्रिया बनाना है तो क्या जोड़ देंगे, क्रिया बनाना है तो क्या जोड़ते हैं, ना प्रत्यय जोड़ते हैं। तो उठना क्या बन गया, उठना एक क्रिया हो गई। अब हमें तो प्रेरणार्थक क्रिया बनाना है तो हमने क्या, आना जोड़ना है। उठ धन आना बराबर संधि, उठ धन आना बराबर क्या, उठाना। अभी सभी को पता होना चाहिए कि जो प्रत्यय होते हैं उनमें क्या होता है, संधि के नियम लागू होते हैं, है ना। ये तो है प्रथम प्रेरणार्थक। ये कौन सी क्रिया, प्रथम, या कौन सी धातु बनी, कौन सी क्रिया ने, प्रथम प्रेरणार्थक। जब हम वाना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो गया, उठवाना। भैया बहुत भारी है,
ये वस्तु बहुत भारी है, इसको जरा उठवाना। उठाना, मैं उठा लूंगा, मैं खुद ही ऊपर उठ रहा हूं। उठना, सो करके उठना, है ना। समझ में आया क्रिया कैसे बनी? क्रिया से प्रथम क्वेश्चन क्या बनेगा? उठ जो है उस धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर उठना बनता है। इससे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए उठाना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए क्या? उठवाना। वाना, आना लाना और ना, 3 प्रत्यय हो गए। ठीक है, चल एक और क्या बात? यौगिक, दूसरा जो प्रकार है, 3 प्रकार, पहला प्रेरणार्थक, दूसरा यौगिक क्रिया या धातु। यौगिक क्रिया धातु के अंदर देखें, 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। जैसे रोना धोना एक साथ। अब रो करके कोई धोता नहीं है, लेकिन रोना धोना यानी कि क्रिया है। उठना बैठना, उठना बैठना कौन सी? यौगिक क्रिया, यौगिक धातु। चलना फिरना, है ना, खा लेना, उठ बैठना, उठ जाना, ये सारी की सारी जो क्रिया है ये कैसी है? यौगिक क्रिया या यौगिक धातु है। एक है नाम धातु। तीसरा प्रकार कौन सा है? नाम धातु। क्या है ये? संज्ञा विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। क्या है? संज्ञा या विशेषण से, कोई संज्ञा है, यदि अगर कोई संज्ञा किसी सेंटेंस में या विशेषण किसी सेंटेंस में क्या करने लगे? क्रिया की तरह ही इस्तेमाल होने लगे। क्या? संज्ञा या विशेषण किसी सेंटेंस में क्रिया या धातु के समान ही उपयोग में आने लगे। जैसे लात से लतियाना, बात से बतियाना, गरम से गरमाना। ठीक है, समझ में आया? संज्ञा या विशेषण से बनने वाली यदि अगर कोई क्रिया हमें समझ में आती है, लात क्या है? एक संज्ञा है, वस्तु। लात से हमें क्रिया बनाना है तो क्या बना दी हमने? लतियाना। बात से बतियाना, गरम से गरमाना। तो इस प्रकार से यदि अगर क्रिया और क्रिया का निर्माण संज्ञा या विशेषण से होता है तो उसे नाम धातु हम कहते हैं। ठीक है, अब आपका इंतजार खत्म हुआ कि सर हम तो बात कर रहे थे क्रिया के भेद की, आप धातु पढ़ाने लग गए। क्रिया के भेद, क्रिया के भेद को यदि अगर देखें तो आधार को याद रखना। क्या? कर्म के अनुसार। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार या रचना के अनुसार जिससे क्रिया बनती है, उसके आधार पर क्रिया के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। एक तो है आपका सकर्मक और दूसरा है अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक दोनों को ही पहचानना बड़ा ही चैलेंजिंग होता है। आज आपके इस चैलेंज को हम क्या करने वाले हैं? समाप्त करने वाले हैं। सकर्मक क्रिया की बात करें कि सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना, दोनों चीज। क्या? या तो याद रखना इसको, कर्म हो या फिर संभावना हो। या तो क्या हो? कर्म हो या फिर क्या हो? संभावना हो। कैसी? क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सर समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या परिभाषा थी, इतनी लंबी याद भी नहीं होती। अब दो शब्दों को याद रखना, कर्म और संभावना। एग्जाम्पल से समझते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा सकर्मक क्रिया क्या होती है। राम फल खाता है। राम फल खाता, पहले एग्जांपल देखें फिर ट्रिक बताता हूं। राम फल खाता है, सीता गीत गाती है, मोहन पढ़ता है। तीनों एग्जांपल हैं। अब इस एग्जांपल में राम क्रिया क्या कर रहा है? खाता है। राम क्या क्रिया कर रहा है? खाता, खाने की क्रिया कर रहा है। खाता है, खा क्या है? इसकी मूल धातु। तो राम खाता है, इसी को समझ लेते हैं। दूसरा, राम ये क्या कर रहा है? क्रिया है ना। यहां पर गाती है, ये क्या है? क्रिया है। पढ़ता है, संभावना है कुछ भी होने की। अब देखते हैं कैसे पता चलेगा।
राम फल खाता है। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, राम क्या खाता है? राम क्या खाता है? क्या खाता है राम? आप झट से आंसर दे देंगे, राम खाता है फल। क्या खाता है राम? राम फल खाता है। मैंने पूछा सीता क्या गाती है? सीता क्या गाती है? सीता क्या गाती है? आपने कहा सर सेंटेंस के अनुसार सीता गीत गाती है, गीत गाती है। अब सर मोहन पढ़ता है। मैंने पूछा मोहन क्या पढ़ता है? मोहन क्या पढ़ता है? तो आपने क्या आंसर दिया? सर पता नहीं क्या पढ़ता, पर कुछ ना कुछ पढ़ने की संभावना जरूर बन रही है। या तो पेपर पढ़ेगा, किताब पढ़ेगा, कविता पढ़ेगा, कुछ तो वो पढ़ रहा है, यानी कि संभावना तो बन रही है। अब संभावना, मैंने कहा कि अच्छा किताब पढ़ने की संभावना है कि नहीं? आपने कहा हाँ है, हो सकता है किताब पढ़ रहा हो, संभावना है। मैंने कहा अच्छा किताब नहीं पढ़ रहा, पेपर पढ़ रहा है। फिर आपने कहा पेपर पढ़ भी सकता है, इसकी भी संभावना है, पॉसिबिलिटीज बनती है कि नहीं? तो पहले हमने देखा संभावना। तो यहां पर क्या हुआ कि किताब या पेपर किसी भी चीज को पढ़ने की संभावना बन रही है। कुछ लोग कहेंगे सर चेहरा पढ़ रहा है ना? चेहरा नहीं पढ़ा जाता, फेस रीडिंग की जा सकती है। चलिए बताना हूं, ठीक है। यहां पर क्या समझ में आया कि सकर्मक क्रिया में हमें क्रिया के साथ कर्म हो, यानी कि जो कर्म हो रहा है उसके फल पर पड़ रहा है। यानी कि यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि जो क्रिया हो रही है उस क्रिया में क्या हो रहा है, क्या का उत्तर यदि आपको मिल जाए, जिस भी सेंटेंस में क्रिया होने के बाद उसका परिणाम आपको पता चल जाए कि क्या हो रहा है, तो क्या का उत्तर जहां मिल गया वहां क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, उसका फल कर्ता पर पड़ता है। क्या नहीं होता? क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं होता, उसका फल कर्ता पर पड़ता है। सर ये परिभाषाएं कुछ समझ में नहीं आती, छोड़ परिभाषाएं, याद भी नहीं करना है ना? राधा रोती है, राधा रोती है। अब मैं आपसे पूछ लूं राधा क्या रोती है? आप बोलो आंख रोती है, ऐसा बोल दो नहीं। मैं यदि अगर यहां प्रश्न करूं अकर्मक में कि राधा रोती है, अब यहां पे पूछ रहे हैं क्रिया अकर्मक है कि सकर्मक है, अपने आप से पूछ लो। क्या पूछ लो? राधा क्या रोती है? क्या का कोई उत्तर नहीं मिलेगा। क्या रोती है? पता नहीं क्या रोती है, ऐसा कोई बोलते है? रोती है मतलब रोती है, रोती है कर्ता पर पड़ रहा है। मोहन हंसता है, मोहन क्या हंसता है? मुंह हंसता है। मोहन मुंह हंसता है, नहीं ऐसा नहीं बोलते, मोहन हंसता है। यानी कि आपका जो कर्म है सीधा किसको प्रभावित कर रहा है? मोहन को, है ना? तो यहां पर यदि अगर क्या का उत्तर ना मिले, जहां पर आप प्रश्न करो कि क्या रोता है, अब कोई वैलिड आंसर ना मिले, क्या रोता है, क्या हंसता है, तो वहां पर क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगी। कैसी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। और जहां पर क्या का उत्तर मिल जाए, खाता है, क्या खाता है? फल खाता है, या संभावना मिल जाए, वहां पर सकर्मक। और जहां पर क्या का उत्तर नहीं मिले वहां पर क्या? अकर्मक। समझ में आया? दोनों प्रकार। क्रिया के कुछ अन्य प्रकार भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। साथ में सहायक क्रिया, सहायक क्रिया है ना? सहायक क्रिया क्या होती है? जो क्रिया के साथ में सहायता करती है। जैसे कि क्या? मैं घर जाता हूं, हूं क्या है? हूं क्या है? सहायक क्रिया है। वे हंस रहे थे, वे हंस रहे थे, हंस क्या है? अपने आप में एक क्रिया है। रहे थे मतलब कंटिन्यू हो रही है, रहे थे उस समय, तो ये क्या हो जाएगी आपकी? सहायक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया यानी कि क्या? क्रिया के कंप्लीट होने का, बिल्कुल पूर्ण हो चुकी है क्रिया, करने का डन, उसका अगर हमें बोध होता है तो ऐसी क्रिया कौन सी क्रिया हो जाएगी? पूर्णकालिक क्रिया। जैसे राम भोजन करके सो गया। राम भोजन कर रहा है, कैसी क्रिया है? चल रही है, कर रहा है, चल रही है, लेकिन करके मतलब डन हो गई, वो कर लिया भोजन, और अब क्या कर दिया? सो गया। यानी कि एक क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो रही हो, और दूसरी क्रिया प्रारंभ होने के पहले पहले क्रिया कैसी हो गई? संपन्न हो गई। यानी कि एक सेंटेंस में दो क्रिया, भोजन करना और सो गया, दो प्रकार के हमें क्रिया देखने को मिल रही है। एक तो क्या? भोजन करना, और एक क्या? सो गया। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया, पूर्णकालिक है, पूर्वकालिक, अच्छा पूर्वकालिक, चलो पूर्णकालिक भी ठीक।
पूर्णकालिक क्रिया भी होती है, यहाँ पे पूर्वकालिक। पूर्वकालिक के अंदर क्या है, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया भी, पूर्णकालिक समझ में आ गया। पूर्णकालिक यानी कि क्रिया के पूर्ण होने का हमें क्या दिखा जाए, डन हो गई। अब यहां पर मुझसे पढ़ने में एक मिस्टेक हुई, वो है पूर्वकालिक। पूर्वकालिक यानी कि क्या, दूसरी क्रिया के प्रारंभ होने के पहले पहली जो क्रिया है वो क्या हो जाए, डन हो गई, तो हम क्या कहेंगे, जो पहले वाली जो क्रिया है उसे पूर्वकाल कहेंगे। तभी तो जैसे राम भोजन करके सो गया, तो राम भोजन करके सो गया यानी कि भोजन करना जो है वो कैसी, पूर्वकालिक क्रिया है। सो गया वो उत्तरकालिक क्रिया हो जाएगी। दोनों को एक साथ समझ लो, पूर्वकालिक और उत्तरकालिक। उत्तरकालिक क्रिया कौन सी है इसमें, सो गया, और पूर्वकालिक कौन सी, भोजन करना। दोनों क्लियर। चलो, नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया में क्या है, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ में क्रिया जुड़ने से यदि अगर किसी प्रकार की हमें क्या क्रिया का जिक्र होता है तो वहां पर कौन सी क्रिया, नाम बोधक क्रिया हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं जल्दी से। ठीक, कैसे बनेगी, लाठी और मारना क्रिया बन गई है, लाठी मारना। यहां पर संज्ञा लाठी है और मारना एक क्या है, क्रिया है। लाठी की जगह कुछ और भी हो सकता है, फूल हो जाए, यहां पर फूल मारना क्या हो जाए, नाम बोधक क्रिया हो जाएगी। किसी के साथ में आने की क्रिया यहां पर क्या है, संज्ञा या फिर विशेषण के साथ में जुड़ रही है। रक्त खोलना, रक्त खोलना, रक्त क्या है, एक संज्ञा है। यहाँ पे पानी भी हो सकता है, रक्त के साथ में कुछ भी हो सकता है। पानी खोलना एक प्रकार से क्या हो जाएगी, नाम बोधक संज्ञा। विशेषण के साथ में यदि अगर संज्ञा जुड़े तो क्या हो, विशेषण जैसे दुखी होना, खुश होना, दुख होना, दुखी होना, खुशी होना, ये सारे के सारे क्या विशेषण है और उनके साथ में जुड़ रहा है। पीला पड़ना, ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार से आपकी विशेषण के साथ में हमें दिखाई दे रही है होने वाली क्रिया है। अब बात करते हैं द्विकर्मक क्रिया की। द्विकर्मक क्रिया क्या, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं, कैसे होते हैं दो कर्म, उनको एग्जांपल समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। क्या, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। क्रिया के दो कर्म निकल के आ रहे हैं, यानी जो क्रिया हुई उसके दो परिणाम हैं। क्या है, दो कर्म यानी कि क्या है, छात्रों को, एक तो हो रहा है छात्रों को, दूसरा क्या हो रहा है, हिंदी। दो कर्म हो रहा है, पढ़ाई, पढ़ाई, दो कर्म निकल के आ रहे हैं। क्या, एक तो छात्रों को हिंदी पढ़ाई, दो कर्म यहां हो गए, ठीक है। राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, मार क्या है, क्रिया। क्या किया, राम को थप्पड़, दो, राम ने श्याम को थप्पड़, दो हमें क्या देखने को मिल गए, यहां पर कर्म देखने को मिले। तो जहां दो कर्म हमें देखने को मिल गए वहां पर क्या है, द्विकर्मक क्रिया। यानी कि एक क्रिया से दो कर्म हमें दिखाई दें, वहां पर कौन सी क्रिया हो जाएगी आपकी, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। संयुक्त क्रिया, नेक्स्ट जो है आपकी कौन सी क्रिया है, वो है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया कैसी है, जल्दी से देखते हैं एक साथ। दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होगी, दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित। वह खाने लगा, खाना अपने आप में एक क्रिया, लगा अपने आप में एक क्रिया, कूदना अपने आप में एक क्रिया, पढ़ा अपने आप में एक क्रिया, ठीक है। पढ़ अपने आप में एक क्रिया, ली अपने आप में एक क्रिया। वह खाने लगा, वह पेड़ से कूद पड़ा, मैंने किताब पढ़ ली। क्या है यहां पर, संयुक्त क्रिया हमें दिखाई दे रही है, यानी कि दो शब्द मिलकर के हमें एक जैसी क्रिया होने का बोध करा रहे हैं, है ना। चलो, नेक्स्ट प्रकार वो है क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा का क्या मतलब है, जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में लाई जाती है। क्रियार्थक क्रिया, जब कोई संज्ञा क्रिया की भांति ही कौन यूज होगी, यूज कौन होगी, संज्ञा यूज होगी। कहां पर, जब क्रिया संज्ञा की भांति, यानी कि संज्ञा क्या होता है, किसी नाम, वस्तु, स्थान, जाति, गुण का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। तो क्रिया ही कैसे इस्तेमाल होने लगे, संज्ञा। यानी कि सेंटेंस में देखते हैं जैसे टहलना, एक अपने आप में क्या है, क्रिया है, संज्ञा की जगह इस्तेमाल कैसे होगी उसको देखते हैं। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब यहां पे
संज्ञा कौन बन गई? टहलना कौन थी? क्रिया थी। तो क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आने लगी तो उसे क्या कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा। देश के लिए मरना कीर्तिदायक है। क्या करना कीर्तिदायक? संज्ञा है, मरना क्रिया है, तो क्रिया संज्ञा की जगह इस्तेमाल हो गई, तो वहां पर क्या हुआ? क्रियार्थक संज्ञा आपको देखने को मिली। ठीक है। अब पिछले वीडियो लेक्चर में कई बार जिक्र हुआ है अव्यय का, और मैंने कई बार बताया भी है कि अव्यय क्या होता है ना। आज अव्यय के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। क्या है अव्यय? ऐसे शब्द जिनमें, याद रखना है ये परिभाषा है ना, जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय। यानी कि जो शब्द चेंज नहीं होंगे वैसे शब्दों को हम अव्यय कहेंगे। किसके आधार पर? लिंग, वचन, पुरुष, कारक के आधार पर चेंज नहीं होंगे। जैसे आज कक्षा में 4 लड़के उपस्थित थे, तो आज तो जो है वो लड़का या लड़की से फर्क नहीं पड़ने वाला, लिंग से कोई आज बहुत सारे बच्चे उपस्थित थे, आज एक बच्चा उपस्थित था, कोई परिवर्तन नहीं है आज पर। कब? इधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब, और, अतः, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। इसलिए यानी कि जैसे ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुष, कारक के आधार पर कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे, लिंग कैसा ही हो, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, कैसे ही लिंग हो, वचन कैसा ही हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, पुरुष कौन सा ही हो, प्रथम पुरुष हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, उत्तम, मध्य, कुछ भी हो, है ना, कारक किसी प्रकार का ही हो, कर्ता हो, कर्म हो, है ना, अपादा, कुछ भी हो, इन पर फर्क नहीं पड़ने वाला, ये कांस्टेंट रहने वाले हैं। अव्यय के भेद, अव्यय के कैसे भेद हैं? 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण जो शब्द क्या करें? क्रिया की विशेषता बताएं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 प्रकार हमें देखने को मिलेंगे। ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 जो है वो है आपका स्थानवाचक। क्रिया विशेषण अव्यय के कितने प्रकार? 4 प्रकार। पहला प्रकार स्थानवाचक। स्थानवाचक में स्थिति और दिशा पता चलेगी, है ना। स्थानवाचक में 2 प्रकार हो जाएंगे इसके भी। क्या? स्थितिवाचक, कहां है, यहां है, वहां है, भीतर है, बाहर है, कहां पर है। स्थिति के बाद दिशावाचक, इधर उधर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, कहां, दिशा। ठीक है। स्थानवाचक इसका पहला प्रकार क्रिया विशेषण का। अब बात करेंगे दूसरे प्रकार की। किसका दूसरा प्रकार? क्रिया विशेषण का, है ना। क्रिया विशेषण का दूसरा प्रकार क्या है? कालवाचक। अच्छा, कालवाचक का मतलब क्या है? जो समय बता दे, जो अवधि बता दे, जो बारंबारता बता दे, तीनों ही क्या है? कालवाचक हो जाएंगे। जैसे आज समय बता रहा है, कल बता रहा है। अवधि यानी कि कितने लंबे समय, 6 माह, 2 माह, रात भर, दिन भर, आजकल, ये क्या है? अवधि बता रहा है। बारंबारता, हर बार, कई बार, प्रतिदिन, दिनों दिन, ये सब क्या है? बारंबारता दिखा रहे हैं। इसके बाद परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्या दिखाएगा? दिखाएंगे आपको परिमाण दिखाएंगे। अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, अधिकता दिखाएंगे, न्यूनता, जैसे कि अधिकता क्या? बहुत, खूब, अत्यंत। न्यूनता जरा सा, थोड़ा, किंचित, और ये कौन सा? कुछ। इसके बाद में पर्याप्ति बोधक। परिमाण बोधक में एक आ जाएगा आपका कौन सा? पर्याप्ति बोधक। पर्याप्ति बोधक के अंदर जैसे बस इतना ही चाहिए, काफी है, ठीक है, यानी कि क्या है? पर्याप्त दिखा रहा है, यानी कोई क्वांटिटी होगी वो कैसी होगी? सफिशिएंट होगी, पर्याप्त होगी। ठीक है। तुलना बोधक की बात करें तो तुलना बोधक जो है कम है, उससे कम है, उससे अधिक है, इतना है, उतना है, ये सब तुलना करने वाले शब्द कौन से होते हैं? परिमाणवाचक होते हैं। श्रेणी बोधक, श्रेणी बोधक अवयव के अंदर क्या आ जाएगा? अवयव के अंदर बारी बारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा, श्रेणी बोधक बता रहा है। क्या? बारी बारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा, किस प्रकार की कैटेगरी हमें दर्शा रहा है? परिमाणवाचक।
रीतिवाचक के अंदर देखें, रीतिवाचक के अंदर ऐसे वैसे जैसे मानो धीरे अचानक कदाचित अवयव, यानी कि यह है किस प्रकार से कोई वस्तु हमें मूव करती हुई दिखाई दे रही है। जैसे हमने कहा जैसे वह चल रहा था, जैसे जैसे रेंग रहा हो, है ना, वह चल रहा था जैसे रेंग रहा हो, वह बहुत विकराल था मानो दानव हो, है ना। तो ये क्या है, रीतिवाचक अवयव, इस प्रकार के शब्दों। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नंबर सेकंड की, वो है संबंध बोधक। देखिए संबंध बोधक अव्यय क्या दिखाएंगे आपको, संबंध का बोध कराएंगे। संबंध का बोध कराने के लिए 14 प्रकार के अव्यय हमारे पास हैं। अब संबंध का बोध कराने के लिए 14 प्रकार के अव्यय हैं। संबंध के हिसाब से, स्थान के हिसाब से संबंध दिखाया सकता है, आगे है पीछे है, कहां पर है ना। इसके बाद में दिशा से संबंध दिख सकता है, काल से संबंध, साधन से संबंध, उद्देश्य से संबंध, व्यतिरेक वाचक, अलावा, अतिरिक्त, सिवा वगैरह, है ना, इनसे संबंध दिखा सकते हैं। अब विनिमय वाचक के इस तरह से आप संबंध दिखा सकते हैं अव्यय में। तो ये भी क्या है, हमेशा चेंजेस नहीं होंगे, ये शब्द आगे पीछे निकट समीप हमेशा एग्जैक्ट ऐसे ही दिखाई देंगे, चाहे लिंग वचक कारक कैसे भी हो, है ना। ये शब्द कैसे होंगे, ऐसे के ऐसे ही होंगे। सहारे, और कौन से, सादृश्यवाचक, उसके समान दिखने वाले। सादृश्यवाचक मतलब क्या, समान दिखे, तुलना हो। सादृश्यवाचक, सादृश्यवाचक यानी संबंध दिखाएगा सादृश्य से, समान हो, योग्य हो, तरह हो। विरोध होगा सहचर्य, साहचर्य यानी कि साथ साथ, संग, सहित, समेत, विषय का बोध कराने वाले। संग्रह, तुलनावाचक और कारणवाचक। ये ऐसे अव्यय हैं जो क्या होंगे, कभी चेंज नहीं होंगे, है ना। और क्या बताएंगे, संबंध का बोध कराएंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक अवयव में क्या है, ये समुच्चय बना देंगे, यानी कि दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, समुच्चय बोधक शब्द कहेंगे या अव्यय कहेंगे। क्या करेंगे, ये दो वाक्य होंगे, उन वाक्यों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल में होंगे, समुच्चय करने, यानी कि समुच्चय का अर्थ क्या होता है, एक करना। ये प्रकार की बात करें तो कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक कौन सा, समानाधिकरण, दूसरा है व्याधिकरण। अब समानाधिकरण और व्याधिकरण कौन कौन से हैं, दो इनको भी जल्दी से देख लेते हैं। देखिए इनके भी चार चार टाइप्स हैं, दोनों के, समानाधिकरण और व्याधिकरण के। अब चार चार टाइप है, कौन कौन से, देखिए समानाधिकरण जो है संयोजक, और जैसे हम कहते हैं ना, वह आया था और चला गया, राम एवं श्याम संयोग कर रहा है। विभाजक, दिन या रात विभाजन कर रहा है। विरोध दर्शक, जैसे कि मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं लेकिन विरोध आ गया। ठीक है, परिणाम, दर्शक इसलिए अतः, ये क्या है, आखिरी में कंक्लूजन कर रहा है, बता रहा है। ठीक है, व्याधिकरण में कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक, ये चार प्रकार होते हैं। कारण क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए किया, उद्देश्य की जो कि ताकि शब्दों का इस्तेमाल होता है उद्देश्य दिखाने के लिए। संकेत, जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, और स्वरूपवाचक में की, जो, अर्थात, यानी कि ये जो अव्यय हैं ये आपके चेंज नहीं होने वाले हैं किसी भी आधार पर। ठीक है, चलिए विस्मयादि बोधक में और देख लेते हैं। अच्छा, विस्मयादि बोधक मतलब क्या, आपको इन शब्दों को देखकर मन में क्या होगा, विस्मय होगा, आश्चर्य हो जाएगा। ये भी बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे हर्ष होगा, एकदम से खुशी हो जाएगी किसी चीज से, आपको एकदम से खुशी हो जाएगी, वाह, आहा, मजा आ गया, ये क्या है, हर्ष हो रहा है। शोक बोधक, जैसे कि हाय, हा, आह, ये सारे के सारे क्या, शोक का। आश्चर्य बोधक, आश्चर्य बोधक के अंदर किसी चीज को देखकर ऐसा हो गया क्या, क्या, तो ये सारे क्या है, आश्चर्य का प्रतीक है। स्वीकार बोधक, हाँ, जी हाँ। अनुमोदन, ठीक है, आपने कोई काम कर लिया, ठीक, ओके, ये अनुमोदन। तिरस्कार बोधक, छी, हट,
देख ये सारे के सारे तिरस्कार और संबोधन यानी कि अरे अरे भाई यहाँ हो, भाई ये क्या कर दिया, तो इस प्रकार से जो शब्द है ये क्या है, संबोधन। अजी सुनते हो, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं ये क्या है, संबोधन के लिए प्रयोग होते हैं और ये कैसे हैं, लिंग वचन कारक के आधार पर चेंज नहीं होते। अजी सुनती हो, अजी सुनते हो, है ना, ये तो आपको याद कर लेना है, बहुत काम आने वाले। ठीक है, चारों प्रकार हमने देख लिए अव्यय के। क्रिया विशेषण है ना, इसके 4 प्रकार हैं, वो ये रहे। इसके बाद में संबंध बोधक हमने देखा, इसके 14 प्रकार थे, है ना। इसके बाद समुच्चय बोधक हमने 2 सेंटेंसों को जोड़ने वाला देखा। इसके बाद लास्ट और अंतिम जो देखा वो देखा विस्मयादि बोधक। ठीक है, समझ में आया। विशेषण, क्रिया, अव्यय, इनसे संबंधित बनने वाले प्रश्न सॉल्व करिए। कोई क्वेश्चन आता है उसको कमेंट में लिखिए, हमारे द्वारा उसका विधिवत आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।